नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी जीके विद जोशी सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम भूगोल विषय के वीडियो एक कड़ी के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं और मैं इन विषय के इस विषय के जो वीडियो बना रहा हूं, ये बिल्कुल एक लिंक में है। यदि आप पीएससी, एसएससी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना पढ़ना आपके लिए इनफ है। अगर इसकी जानकारी आपको है या टॉपिक की जानकारी आपको है तो आपकी तैयारी इस विषय को लेकर बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। इसमें ज्यादा कुछ विशेष नहीं, बिल्कुल एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है जिसको समझना थोड़ा सा बेहतर है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है भू संचलन। दोस्तों, भू संचलन का मतलब होता है पृथ्वी के परिवर्तनशील स्वरूप को जानना। भू संचलन के लिए जो महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है उनमें हम बात करें तो सबसे पहला रेडियो एक्टिव तत्व। पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न होने वाले रेडियो एक्टिव तत्व भू संचलन मतलब पृथ्वी में हलचल उत्पन्न करते हैं या उसमें परिवर्तन लाते हैं। दूसरा है टेक्टोनिक या विवर्तनिकी कारक। विवर्तनिकी कारक जैसा मैंने आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बताया था, उसमें बताया था या तो दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है या दो प्लेटें एक दूसरे से अलग जाती है या फिर दोनों प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खाती है, जिसके फलस्वरूप विवर्तनिकी की घटना उत्पन्न होती है या भू संचलन होता है। तीसरा है पृथ्वी की घूर्णन गति। घूर्णन गति के कारण भी भू संचलन की स्थिति उत्पन्न होती है या यह भी एक कारक है। और चौथा है जलवायु कारक या क्लाइमेट। क्लाइमेट भी भू संचलन के लिए महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी माना गया है। अब हम बात करें भू संचलन कैसे होता है, पृथ्वी पर कैसे परिवर्तन आते हैं या धरातल पर कैसे परिवर्तन आते हैं। तो परिवर्तन के लिए दो महत्वपूर्ण कारक है, एक है अंतर्जात बल और एक है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल का मतलब ये है कि वे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भागों से काम करते हैं और बहिर्जात बल मतलब जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर तल से काम करते हैं। तो अंतर्जात बल में सबसे महत्वपूर्ण है पटल विरूपण बल। दोस्तों, पटल विरूपण बल का मतलब है कि इसके कारण धरातल पर परिवर्तन आना। जैसे मान लीजिए धरातल है और इस पे परिवर्तन आता है, इधर से टेंशन, इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, तो बीच वाला भाग ऐसे खड़ा हो जाए या बीच वाला भाग नीचे गिर जाए, तो ये पटल विरूपण कहलाता है और इसके कारण सर्वाधिक पर्वतों का निर्माण होता है। पटल विरूपण में दो महत्वपूर्ण तत्व है, एक होता है तनाव जिसको हम टेंशन कह सकते हैं और दूसरा होता है भ्रंश या फॉल्ट जिसे हम दरार कहते हैं। इस दरार के कारण ही रिफ्ट वैली या ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। दोस्तों, इस पे अभी हम बात करेंगे। 2 मिनट पहले से मैं आपको ये बहिर्जात बल की कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। बहिर्जात बल का मतलब धरातल पर जो तत्व परिवर्तन लाते हैं, तो एक तो जल लाता है जिसमें हम बहते हुए जल को पढ़ते हैं, फिर वायु द्वारा परिवर्तन आता है, फिर महासागरीय धारा द्वारा परिवर्तन आता है और हिमानी द्वारा परिवर्तन आता है। पर कुछ ऐसे भी बल हैं या आकस्मिक बल हैं जो तत्काल परिवर्तन लाते हैं धरातल पर, और वो है एक आपका ज्वालामुखी और एक है आपका भूकंप। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन। दोस्तों, रिफ्ट वैली का जो निर्माण होता है वो बड़ा एक अच्छी प्रक्रिया मान सकते हैं। हम एक भूगोल विषय का बड़ा ही सुंदर चरित्र चित्रण है कि आप मान लीजिए धरातल है, इस धरातल के दोनों इधर से और इधर से दोनों ओर से अगर कोई प्रेशर काम करता है तो ये बीच वाले भाग में यहाँ पे दरार आ जाती है। तो ये दरार के फलस्वरूप जो है ये ऊपर वाला भाग ऐसे जाके नीचे गिर जाता है, तो यहाँ से इसकी स्थिति यहाँ आ जाती है। तो ये जो स्थिति है, ये जो घाटी होती है, इसको बोलते हैं हम रिफ्ट वैली। जैसे एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां रिफ्ट वैली में बहती, तो रिफ्ट वैली का कांसेप्ट क्या है कि इसके इधर भी पर्वत हो और इधर भी पर्वत। तो आप अगर नर्मदा नदी को हम देखें तो इधर विंध्याचल पर्वत मान सकते हैं इसको, और इसको मान सकते हैं सतपुड़ा। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में आपकी नर्मदा नदी बहती है जो रिफ्ट वैली का काम करती है। अगर इसी के स्थान पर इस प्रक्रिया में बीच वाला भाग यथावत रहे और साइड वाले भाग ऐसे नीचे गिर जाए, तो ये जो स्थिति बनेगी इसको कहेंगे ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन मतलब जिसके दोनों ओर खाई हो, और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे यहाँ पे है सतपुड़ा। सतपुड़ा के उत्तर में
नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। तो इन दोनों नदियों के बीच का जो भाग है वो आपका सतपुड़ा पर्वत है, जो ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, और नर्मदा जो है रिफ्ट वैली का। तो रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन जो है भ्रंश के कारण या दरार के कारण बनते हैं। अब बात करते हैं हम आकस्मिक परिवर्तन या तात्कालिक परिवर्तन जो धरातल पर बिल्कुल परिवर्तन लाते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं भूकंप की। दोस्तों भूकंप जो है यह सीधा सा कंसेप्ट है जिसे हम इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं। और अर्थक्वेक का जो महत्वपूर्ण कारण है वो है कंपन। अब भूकंप मतलब पृथ्वी में जो कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप कहते हैं। और इसके लिए जो महत्वपूर्ण कारक है या महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है, एक तो आपका टेक्टोनिक मतलब वही विवर्तनी की घटना, दूसरा है ज्वालामुखी घटना के कारण भी आपका भूकंप आता है, तीसरा है मानव निर्मित कारकों में बड़े बांधों को शामिल कर सकते हैं, और चौथा है ग्लेजिंग या बाढ़ सूखा, इसको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं भूकंप। दोस्तों भूकंप क्या है, मान लीजिए धरातल में एक बिंदु यहाँ से भूकंपी तरंगें ऊपर की ओर बढ़ती है और यहाँ पहुंचती है। तब जहां से भूकंप की तरंगे उत्पन्न होती है उसे कहते हैं भूकंप मूल, और जहां पे सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र। तो एक होता है फोकस और एक होता है एपिसेंटर। तो दोस्तों भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, और अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र वह स्थान होता है जहां सबसे पहले झटका महसूस किया जाता है। जब भूकंप उत्पन्न होता है तो धरातल में 3 तरह की तरंगें चलती है, P, S और L। अब दोस्तों P तरंगे जो है यह प्रारंभिक या प्राइमरी वेव्स है जो बिल्कुल संवहनी या इसको हम कह सकते हैं कि ध्वनि तरंगों के समान चलती है, और यह सबसे तेज गति इसकी जो होती है ठोस में होती है, किंतु यह तीनों माध्यम में चल सकती है। तीनों माध्यम मतलब ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यम में ये चलती है। और सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति के समय पी तरंगे उत्पन्न होती है। फिर आता है आपका एस तरंगे जो है सेकेंडरी होती है, यह केवल ठोस माध्यम में चलती है, ना तो ये द्रव में लिक्विड में चलती है ना गैस में चलती है, ये केवल ठोस माध्यम में चलती है। और इनकी गति ठोस में ही सर्वाधिक होगी क्योंकि ये ठोस के अलावा कहीं नहीं चलती। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी में 102 डिग्री से 142 डिग्री के मध्य का जो भाग होता है वो पूरा तरल भाग है, और इसी में आपका दुर्बलता मंडल या जिसको मैंने बेनियोफ जोन बताया था वो स्थित है। फिर आता है एल तरंगे जो धरातल के बिल्कुल समीप चलती है, और इन तरंगों के कारण सर्वाधिक विनाश होता है। तो आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी है, तो एल तरंगे हैं जो धरातल के बिल्कुल समीप चलती है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि जब भूकंप आता है तो उस समय रेडॉन गैस निकलती है, और इस रेडॉन गैस को पशु पक्षी और जीव जंतु महसूस करते हैं। जैसा कि 2004 में सुनामी आई थी, उस समय मलेशिया के कुछ हिस्से, इंडोनेशिया के कुछ हिस्से में जीव जंतु पशु पक्षी एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे, क्योंकि ये इस चीज को फील कर सकते हैं। और आपको इतना जानने की जरूरत है, आप सीधा से जाने कि जो नोबल गैसेस है उसमें से एकमात्र ऐसी गैस है रेडॉन जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, यह भूकंप उत्पत्ति के समय आती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भूकंप का विज्ञान क्या है। तो भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं सिस्मोलॉजी के तहत भूकंप का अध्ययन किया जाता है, और भूकंप का जिस पे मेजरमेंट किया जाता है, पैमाना लिया जाता है, उसको बोलते हैं रिएक्टर स्केल या रिचर स्केल। इसमें 0 से लेके 9 तक अंक होते हैं, और इन्हीं अंकों की तीव्रता के आधार पर भूकंप की तीव्रता दर्शाई जाती है। जैसे हम बात करें 0 से 5 तक के जो भूकंप होते हैं वो सामान्य भूकंप होते हैं, 5 से 7 विनाशकारी, और 7 से अधिकतम जो रिएक्टर स्केल पर भूकंप आते हैं वो भयंकर विनाशकारी होते हैं या सर्वाधिक तबाही करने वाले भूकंप होते हैं। इसके बाद हम बात करें कि ये जो सिस्मोलॉजी है, रिएक्टर स्केल है, साथ ही
भूकंप सर्वाधिक आते का है। तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक भूकंप आते पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, या हिंदी में इसे कहे परिप्रशांत मेखला में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। और इस क्षेत्र में भूकंप आने का कारण प्लेटों का टकराना और दूसरा ज्वालामुखी क्षेत्र का होना। तो ये जो है भूकंप के संबंध में एक थोड़ी सी जानकारी थी, मेरा एक छोटा सा प्रयास था जो मैंने आपको दिया। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है ज्वालामुखी। एक उससे पहले एक थोड़ी सी चीज आप जान लीजिए कि जब भूकंप की उत्पत्ति सागरों में होती है, सागरों मतलब सी में होती है, तो इसे सुनामी कहते हैं। और वास्तव में सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है सागरी जल की धाराएं या तरंगे। जब तरंगे तट की ओर बढ़ती तो धीरे धीरे उनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, इस कारण सुनामी का रूप धारण करती है। और एक बेसिक क्वेश्चन कि भूकंपी तरंगे किस तरह से चलती, तो इनकी चलने की दिशा संवहनी होती है, संवहनी डायरेक्शन में चलती है। जैसे मान लीजिए धरातल है तो ऐसे करके यहाँ पर और इधर से ये तरंगे गुजरती है। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी की, जिसे हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे या कल की क्लास में पढ़ेंगे। उसका कारण ये दोस्तों कि मैं आपको अगर ज्यादा बड़े वीडियो बना दूंगा तो अभी आप लॉकडाउन में हैं तो सभी लोग ज्यादा आपका डेटा जल्द से जल्द एक तो खत्म हो रहा है, दूसरा यहाँ की न्यूज वहां की न्यूज में आप दिन भर व्यस्त हैं। तो मैं इसीलिए आपके लिए 10 से 12-15 मिनट की वीडियो डेली डाल रहा हूँ। और आप सबसे महत्वपूर्ण इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दूसरा, अगर आपको कहीं भी लगता है कि कोई चीजें कम है या कहीं पे कुछ ऐसा गलत बता दिया है मैंने किसी कारण, तो आप उसमें कमेंट में लिखिए ताकि मैं आपसे प्रभावित हूँ, उस पर सुधार कर सकूं। धन्यवाद।